आज की कहानी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो कहानी है पंडित जैक्सन की। अब आप चौंकेंगे कि पंडित और जैक्सन, पर ये सच है। एटीएम जैक्सन यानी कि आर्थर मेसन टिपेट जैक्सन, जो कि ब्रिटिश सिविल सेवा का अधिकारी था महाराष्ट्र का, और संस्कृत, हिंदी, उर्दू आदि भाषाओं का ज्ञाता था। संस्कृत पे विशेष तौर पे उसे बड़ी पकड़ थी और बिल्कुल धोती कुर्ता पहनना, टीका लगाना, भारतीयता के विषय में उसकी जो भारतीय संस्कृति और इतिहास पे विद्वता थी उस पर टिप्पणी नहीं की जा सकती। विद्वान आदमी, लेकिन सवाल था उसकी नीयत पर। वो भारतीय संस्कृति का, भारतीयता का ज्ञाता था, भाषाओं पे पकड़ थी, लेकिन भारतीयों के लिए जो उसके मन में घृणा थी, खासतौर पर उन भारतीयों के लिए जो राष्ट्रवाद की विचारधारा से प्रेरित थे, वो अगाध थी। राम राम, मेरा नाम अजय सिंह, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल भसड़ पर। तो आज मैं इस पंडित जैक्सन की कहानी आपको सुना रहा हूँ। वो आपको ये भी बताएगी कि हम भारतीय अपने राष्ट्र के प्रति मालिकों से कहीं बदतरीन समर्पित रहे। मालिकों के प्रति हम राष्ट्र से ज़्यादा समर्पित रहे हैं। और जैसा कि मैं हमेशा दोहराता हूँ कि हमारी नज़र में नमक की कीमत हमेशा मिट्टी से ऊपर रही है। मातृभूमि पर नमक हलाली हमेशा भारी रही है। वही कहानी यहाँ भी है। तो एटीएम जैक्सन उस समय का जो महाराष्ट्र का कथित भद्रलोक था, विद्वान समाज था, उसमें पूजनीय था। लोग दंडवत होते थे जैक्सन साहब के आगे। मजिस्ट्रेट के तौर पे इसे जब भी मौका मिलता और कोई देश प्रेमी अगर इसके सामने खड़ा होता तो भले भले मामूली से अपराध होते। किसी ने विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया, किसी ने कहीं कोई काला झंडा दिखा दिया, या किसी ने उस समय का जो राष्ट्रध्वज था वो लहरा दिया, तो बड़े कठोरतम दंड ऐसी स्थितियों में भी ये व्यक्ति देता था ऐसे लोगों को। और एटीएम जैक्सन का जो मुखौटा था, लोगों की नज़र में तारीफें, लोगों की नज़र में जो वैल्यू थी उसकी थी। तो वास्तविक एटीएम जैक्सन था या पंडित जैक्सन था, उसके स्वरूप को सिर्फ वही जानते थे जो उससे पीड़ित थे या जो अपने देश से प्रेम करते। तो पंडित जैक्सन ने जिस हिसाब से भारतीय समाज में, और उसे बेसिकली इसी उद्देश्य के लिए भारत भेजा गया था कि महाराष्ट्र, पंजाब और बंगाल वो जगह थी कि जहाँ से एक जो आज़ादी की आवाज़ है वो उठती थी। बाकी हिस्सों की अपेक्षा महाराष्ट्र और बंगाल शुरुआती दौर में ज़्यादा सक्रिय थे। तो 1904-05 में जब इसने संभाला मैदान, तो इसे इस उद्देश्य से भेजा गया था कि आपकी भारतीय विषयों पर जानकारी अच्छी है, तो वहाँ के समाज को आप अंग्रेज़ों के अनुरूप गढ़ें। और उसने ये काम बखूबी किया भी। कई भारतीय धर्म ग्रंथों का अध्ययन किए हुए था। तो अब जैसे आज भी जो अधकचरे लोग हैं, बड़ी जल्दी जो थोड़ा सा स्टडी किए उसके आगे सरेंडर हो जाते हैं, वही हाल जैक्सन के आगे यहाँ वालों का होता था। तब जैक्सन तो आते मुंबई का कमिश्नर बन गया, उस समय बॉम्बे था, लेकिन रवैया उसका वही रहा। और जैक्सन ही था जिसने वीर सावरकर के भाई गणेश सावरकर को दंडित किया था। और उस समय एक संस्था हुआ करती थी, नासिक में ऑपरेट करती थी, अभिनव भारत। अब आज इसे किसी और परिप्रेक्ष्य में जाना जाता है। तो राष्ट्रवादियों का संगठन था, ज़्यादातर छात्र वहाँ आते थे, राष्ट्रवादी विचारों पे चर्चाएं होती थी। तो एटीएम जैक्सन की हरकतों पे भी वहाँ चर्चाएं होती थी। रोज़ एक नया किस्सा आता कि एटीएम जैक्सन ने आज इसे ये दंड दिया, आज इसके साथ ये किया। तो वहाँ पे एक बच्चा, हालांकि सरकारी कागजों में उसकी उम्र 18 साल बताई गई, लेकिन वास्तव में वो 15-16 साल का बच्चा, क्योंकि उसे फांसी पर लटकाना था, इसलिए उसकी उम्र ऑन पेपर ज़्यादा लिखी गई। और उस बच्चे को एटीएम जैक्सन के लिए बड़ा क्रोध था मन में, और उसने निश्चय किया कि मैं इसे दंडित करूं। तो ये 21 दिसंबर 1909 की तारीख थी। नासिक में एक नाटक का मंचन होना था, संगीत शारदा। ये जो किताब थी, एक कोई कवि थे, कवि गोविंद, और उसका मंचन होना था। एटीएम जैक्सन वहाँ पे उस मंच में बड़ा मुख्य अतिथि के तौर पे पहुँचा। और आपका नासिक में एक थिएटर हुआ करता था उस ज़माने में, जिसे विजयानंद थिएटर कहते थे। और उस थिएटर में ये प्रोग्राम रखा था। तो वहाँ पे नासिक का, उस इलाके का पूरा जो एलिट क्लास था भारतीयों का, वो जमा था, जैक्सन की सेवा में उपस्थित। ऐसे में ये 15 साल का बच्चा और इसका एक साथी जो उम्र में उससे बड़ा था, तो साथी थोड़ा दूरी पे था। उसकी जिम्मेदारी ये थी कि काम कर देने के बाद इस बच्चे को मार देगा, जिंदा हाथ ना लगे।
जब मंचन चल रहा था, सब कुछ ठीक था, अचानक से ये बच्चा उछल के एटीएम जैक्सन के सामने पहुंचा और अपनी रिवॉल्वर निकाल के 4 गोलियां एटीएम जैक्सन पे दाग दी, जिसमें से एक गोली एटीएम के सर में लगी और वो वहीं ढेर हो गया। इस बच्चे का नाम था अनंत लक्ष्मण कन्हारे। इसकी दाढ़ी मूछ तक नहीं आई थी उस समय जब इसने एटीएम जैक्सन को मारा था। भले सरकारी कागजों में उसकी उम्र 18 साल लिख दी गई, लेकिन सच यही है कि इस बच्चे की दाढ़ी मूछ तक नहीं आई थी और ये महज 15-16 साल का बच्चा था। इसका जो दूसरा साथी था उसका नाम था विजय देशपांडे। हालांकि विजय देशपांडे के पास भी हथियार था, लेकिन विजय देशपांडे थोड़ा घबरा गया और अपने साथी जो उम्र में उससे छोटा था उसे गोली नहीं मार पाया। अनंत ने खुद भी आत्महत्या करने का प्रयत्न किया, लेकिन तब तक जो वहां मौके पर मौजूद थे लोग, उन्होंने उसे दबोच लिया। विजय देशपांडे, विनायक देशपांडे और अनंत लक्ष्मण कन्हारे को वहां भीड़ ने बुरी तरह से मारा, लगभग मृत प्राय स्थिति में। और उस भीड़ में मारने वाले अंग्रेज नहीं थे, इसी देश के, इसी समाज के लोग थे। लेकिन भैया पंडित जी को मार डाला लड़के ने, तो बिल्कुल भीड़ उसकी जान लेने पर उतारू थी। खैर, वहाँ पर जो मौजूद पुलिसकर्मी थे वो भी भारतीय थे। उन्होंने उसे, क्योंकि एक कमिश्नर की हत्या का मामला था, बड़ा मामला था, तो उन्हें उसी स्थिति में ले जा करके पटका। और इस समय एक लड़का और था जो एक्चुअल में पूरे घटनाक्रम से कहीं भी संबंध नहीं रखता था। वो तो बेचारा वहाँ पे एक कर्मचारी के तौर पर जुड़ा हुआ था विजयानंद थिएटर से, और उस लड़के का नाम था कृष्णा जी कर्वे। ये तीनों बच्चे, तीनों लड़के, जिनमें अनंत कन्हारे बहुत कम उम्र के थे, बेहद गरीब परिवारों के थे। और जब इन्हें ले जाया गया अरेस्ट करके, तो अनंत कन्हारे ने बिना संकोच पूरा जो अपराध था वो अपने सर ले लिया। क्या भाई, मैंने मारा, बात खत्म। क्यों मारा? इसलिए मारा कि उसने गणेश सावरकर को सजा सुनाई। लेकिन ये पुलिस तो नहीं छोड़ सकती थी, उसमें भी खासतौर पर जो विनायक देशपांडे था उसके पास से वेपन भी बरामद हुआ था। लेकिन जो कृष्णा जी कर्वे था उससे पुलिस ने षड्यंत्र में फंसा दिया। इतिहास में ये घटना नासिक कॉन्स्पिरेसी के नाम से जानी जाती है। खैर, ये 21 दिसंबर 1909 की घटना है। एक मुकदमे की औपचारिकता नाम का खेल खेला गया और इस खेल में इन तीनों को मृत्युदंड सुना दिया गया। फरवरी में इन्हें मृत्युदंड की सजा सुनाई गई और फिर 19 अप्रैल 1910 इन तीनों को थाने, जो मुंबई के पास एक जगह है, वहाँ की जेल में फांसी पर लटका दिया गया। इन्हें अरेस्ट होने से लेकर फांसी पर लटकाए जाने तक कभी इनके किसी परिजन से नहीं मिलने दिया गया। इन्हें अरेस्ट होने से फांसी पर लटकाए जाने तक कोई दिन ऐसा नहीं था जिस दिन टॉर्चर नहीं किया गया। टॉर्चर करने वाले भारतीय अधिकारी ही थे, ब्रिटिशर्स नहीं थे। उससे भी बदतरीन पहलू ये था कि जो उस समय के नासिक, मुंबई वगैरह का समाज था, उसने इनके परिवारों को पूरी तरह से बहिष्कार किया। इनके परिवार गुमनामी में चले गए। किसी ने, और उसमें बड़े बड़े नाम थे, सो कॉल्ड बैरिस्टर, ऐसा नहीं कि 1910 में नहीं थे, महाराष्ट्र में कई बड़े नाम थे। उन नामों में से किसी ने भी इन लड़कों की पैरवी तक नहीं की। बड़े बड़े नाम थे, कांग्रेस थी और भी संस्थाएं तमाम थीं, किताबें, ग्रंथ, जाने क्या क्या लिखे जा रहे थे। लेकिन इन 3 लड़कों की, जिनमें से एक तो किसी भी कीमत पर जिसने मारा था, अनंत लक्ष्मण कन्हारे, वो इस योग्य नहीं था कि उसे मृत्युदंड दिया जाए। 15-16 साल के बच्चे को तब भी फांसी दिए जाने का प्रावधान नहीं था। कोई केस नहीं, जिसमें भी केस होगा तो दोनों तरफ से वकील होने चाहिए। भगत सिंह के पक्ष में भी वकील थे, लेकिन इन बच्चों को कोई वकील उपलब्ध नहीं हुआ था। एक ब्रिटिश वकील ने मौन रह के इस केस में इनकी तरफ से अपीयरिंग की और फांसी होने थी। तो भाई 19 अप्रैल 1910 ये तीनों फांसी पर लटका दिए गए। लेकिन इसके बाद भी जो इनके प्रति घृणा थी वो हमारे अपने भारतीय समाज और ब्रिटिश शासन दोनों की कम नहीं हुई। इनके शवों को लेने कोई नहीं आया, क्योंकि इनके परिवारों को आने नहीं दिया गया। पहले से बहिष्कृत थे, सब लेने जाते तो क्या होता। उस समय की तमाम संस्थाएं, ये वो, किसी ने इतनी हिम्मत नहीं दिखाई कि इन बच्चों के शव लेके इनके अंतिम संस्कार विधिवत कर दिए जाए। वो भी नहीं हुआ। वहाँ की जो
उस दौर की ब्रिटिश पुलिस थी, उसने समुद्र किनारे एक ही चिता पे रख के इन तीनों के शवों का अंतिम संस्कार क्या, फ्यूल डाल के जला दिया और जलाने के बाद इनकी राख बोरा में भर के समुद्र में फेंकवा दी गई। इनके अंतिम अवशेष भी इनके घर वालों को नहीं दिए गए कि जिससे कि जो और हमारे रिवाज होते हैं वो किए जा सकें, उन सब को पूरा हो। भाई प्रत्येक हिंदू के लिए है। एक ऐसे व्यक्ति को फांसी दी गई जो सिर्फ वहां अपनी गरीबी के चलते था, उसका इस मामले से लेना देना नहीं था। एक ऐसे बच्चे को फांसी दी गई जो महज 15-16 साल का था, अनंत कनारे। और उससे ही बदतरीन चीज जो रही वो था हमारे समाज का इन क्रांतिकारियों के लिए रवैया। ना इनकी कहानी कहीं किताबों में आई, ना आपने इस पर लेख पढ़े होंगे, ना जो क्रांतिकारियों पे किताबें वगैरह भी लिखी जाती हैं उनमें भी कोई इनका जिक्र नहीं आता। आपको विनायक देश पांडे और अनंत कनारे की कहानियां कहीं नहीं मिलेंगी सुनने। एक बच्चा जो ढंग से जीना भी जिसे नहीं आया था, वो मातृभूमि के लिए फांसी चढ़ गया। और अनंत कनारे के बारे में जुबान नहीं खुलवा पाई थी ब्रिटिश पुलिस। वो अपने अंतिम समय तक यही कहता रहा था कि इस हत्याकांड में सिर्फ और सिर्फ मैं जिम्मेदार हूँ, ये मैंने अपनी मर्जी से किया, ये मेरा किया हुआ। बाकी चीजें कभी खुल नहीं पाई। और उस बच्चे का हमने ऐसे नाम मिटा दिया, ना उसका कहीं कोई स्मारक है। मुझे नहीं लगता महाराष्ट्र में भी कहीं अनंत कनारे को लेकर के कोई स्मारक आदि बनाया गया है। शायद भारत के क्रांति इतिहास का सबसे कम उम्र क्रांतिकारी था जिसे फांसी पर लटकाया गया, लेकिन उसका कहीं आपको स्मारक नहीं मिलेगा, किसी किताब में उसकी चर्चा नहीं मिलेगी। सिर्फ सावरकर जी ने, वीर सावरकर जी ने उस पर लिखा। और इसके अलावा एक वामपंथी लेखक है विमान बिहारी मजूमदार, और इस विमान बिहारी मजूमदार ने उस दौर के जो क्रांतिकारी कदम उठाए गए उनमें इस घटना का जिक्र किया, इन लोगों के बारे में लिखा। इसके अलावा आपको इस पर अनंत कनारे पे बहुत ज्यादा जानकारी भी नहीं मिलेगी, खोजने पर भी बहुत सीमित जानकारी मिलेगी। तो अनंत कनारे जैसे क्रांतिकारी को जिस देश ने यूं भुला दिया, क्या वाकई कोई नहीं जानता कि उसका परिवार कहाँ है, कहाँ जन्मा था, कहीं कोई स्मारक नहीं, कोई तस्वीर अवेलेबल नहीं, और वो इस देश पर मर गया, फांसी चढ़ गया। कई बार वाकई लगता है कि हम किस स्तर के बेगैरत समाज हैं। अनंत कनारे जैसे बच्चों को इस बेगैरत समाज में शायद होना ही नहीं चाहिए था। दुनिया का कोई भी देश होता, कोई भी देश, तो अब तक इस बच्चे पे यानी कितनी फिल्में, डॉक्यूमेंट्री, जाने क्या क्या बन गया होता। लेकिन सच यही है कि इस देश में अनंत कनारे का कोई नाम भी नहीं जानता। और एक अनंत कनारे नहीं, ऐसी सैकड़ों कहानियां तो मैं आपको सुना सकता, जो प्रमाणित है, विद रेफरेंस सुना सकता हूं। और इस चैनल का मूल ध्येय भी यही है, राजनीति वाजनीति चलता रहेगा, ये कहानियां मैं आप तक पहुंचाऊं और मैं ऐसा कर पाऊं। इसके लिए यही अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़ें, ताकि ये बात आगे तक बढ़ती रहे। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, राम राम।